राव साहब, ये जो बयानात से असरअंदाज हो रहे हैं मुज़ाकरात, तो हमें तो ये समझ आती है कि जब टेबल पर बैठते हैं तो इसलिए बयानात साथ साथ जारी रहते हैं ताकि अपनी अहमियत का अंदाज़ा भी उस टेबल पर बैठते हुए रखना चाहिए कि भाई मेरी एक अहमियत है ताकि मेरी बात मानी जाए। तो क्या वाकई ये असरअंदाज हो सकते हैं या ये इस मुज़ाकरात से निकलने का या ख़त्म करने का एक बहाना हो सकता है? पहले तो यार सादिक साहब को आपने जो पुल करार दिया ना, वो नूर जहाँ के गाने वाला पुल है कि खबरें भाई कितने रह गए सनुनैर वाले पुल थे बुला के। तो इस पे तो मुझे नहीं लगता कि इस पुल का कोई फ़ायदा है या नहीं है। यार सादिक साहब का बयान आप देखते हैं, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं और वजह तौर पे हैं क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, और वो जिस तरह से वो सबोटाज करेंगे, मुझे लगता है उधर बहुत बेचैनी पाई जाती है और वो बहुत कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं मुज़ाकरात से। इमरान खान साहब ने तो ब्लफ कॉल कर लिया है, उन्होंने कहा कमेटी मुझे मिलती है, नहीं मिलती आप मुज़ाकरात करें, खैर नहीं मिलेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो मसला ये है कि हुकूमत ने इतने दिन तो इसको लटकाए रखा है इसी बात पर कि जी वो देखें या सादिक साहब ने करना था तो उन्होंने वो चले गए बाहर, तो वो आएंगे तो वो करेंगे, तो सारा उन्होंने आगे बता दिया कि भाईजान मेरा तो कोई तल्लक नहीं इससे मिलाने से, मैंने हुकूमत को बता दिया है, अब हुकूमत जाने, आप जाने और मुलाकात जाने, मैं तो एक फैसिलिटेटर के तौर पे इसमें काम कर रहा हूँ। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि जो हुकूमत है उसमें नज़र आती है आपको वाज़े तौर पे मुज़ाकरात के ऊपर जो कशमकश है या कन्फ्यूजन है या लड़ाई है या जो ख़तरात वो इन मुज़ाकरात में महसूस कर रहे हैं अपने लिए, वो बाकायदा तौर पे उनको नज़र आ रहा है और उनके अंदर से बहुत कोशिश हो रही है कि मुज़ाकरात को किस तरीके से सबोटाज किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए, मुज़ाकरात को आगे थोड़ा पेशरफ्त हो, इसमें मामला तय पाएँ कुछ ना कुछ, ताकि जो भी सीनियर लोग हैं वो यकीनन चाहेंगे। इमरान खान साहब मेज़ पे नहीं आ रहे थे, अगर वो आ गए हैं तो इसको पूरी तरह कैश कराना चाहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और मामलात को हल की तरफ लेके जाना चाहिए। और ऐसे मुतालबात भी नहीं हैं जिस पे आप कहें कि कोई संजीदा मसला पैदा हो जाएगा। ना वो अदालती अपने केसेस के हवाले से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मांग रहे हैं, ना इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके हवाले से अभी तक कोई बात कर रहे हैं, वो अपने मामला अदालतों में हल करना चाह रहे हैं। वो दो चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं, उनमें से एक चीज़ भी आप कर ले से जो लोग रिहा हो सकते हैं सियासी तौर पे, हो भी रहे हैं बल्कि, तो उनको आप करके उसके बाद उनके साथ बैठे, उनके कमीशन पे आप बैठ के फिर बात करते हैं, तय करते हैं। माहौल तो ऐसा बनाए ना जिसमें लगे कि संजीदगी मौजूद है और बात आगे बढ़ रही है। अब होता ही है, एक कदम आगे जाते हैं, दो कदम पीछे आ जाते हैं। अब यार सादिक साहब की गैर हाजिरी में जिस किस्म का मामला बना दिया गया, अब वो खुद जो फैसिलिटेटर है वो भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ भी कुछ करना चाहते हैं या मुझे धोखा दिया जा रहा है इस मामले में। राव साहब, ये अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे नजम साहब साहब ने बताया, माँ अखलाकियात सबसे पहले बुनियादी तौर पर सिखाती है बच्चे को, और फिर अगर घर से ही उसको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल जाए तो वो अच्छे तरीके से कम्पीट भी कर लेता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो माएँ पढ़ी लिखी हैं उनके जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बाकी बच्चों से एकेडमिकली भी बेहतर होते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इस गैप को हम कैसे कम कर पाएंगे, जिसमें बहुत सी मुश्किलात का जिक्र नजम साकिब साहब ने भी कर दिया। ये गैप कम करने के लिए अगली इस कॉन्फ्रेंस या अवेयरनेस की मुहिम तक हमें क्या इसी स्टेट पर हम मौजूद रहेंगे, यही परसेंटेज बता रहे होंगे, या कोई बुनियादी हुकूमत की सतह पर करने वाली कोई चीज़ भी है? देखिए, इस पर हुकूमत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, स्टेट की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से। अगर हम 70s तक देखें तो हमें कोई मसला नहीं था ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से, या और कोई प्रॉब्लम नहीं थे। इदारे शायद कम थे, थोड़े से बढ़ रहे थे, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेजेस वगैरह बनाए जा रहे थे, वो शायद इशू था। लेकिन ये एजुकेशन सस्ती थी, बहुत ही सस्ती थी और अफोर्डेबल और अवेलेबल थी। 70s में जब ये 1971 का ईरानी इनकलाब आता है और इधर से अफ़गानिस्तान के अंदर दरअंदाजी होती है रशिया की, उसके बाद एक हमारे ख़ित्ते में एक माहौल पैदा होता है जिसका सऊदी अरब आज भी रिग्रेट कर रहा है उसको। और मोहम्मद बिन सलमान जब 2017 में उन्होंने अपना विजन दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया था, तो वो हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में था, ईरानी इनकलाब की वजह से हम हैंडल नहीं कर पाए और हम एक तरफ निकल गए, जबकि हम अब मॉडरेट इस्लाम की तरफ वापस आ रहे हैं।
तो ये एक बहुत बुनियादी एक चेंज आई है, आप कह लें कि हमारे सोसाइटी में, जिसमें औरतों की तालीम के हवाले से, औरतों के बाकी चीज़ों में हिस्सा लेने के हवाले से, एक्टिविटीज़ में, और सारा अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है औरतों की तालीम के हवाले से, वहाँ भी अफगानिस्तान को बुलाया भी गया था इस कॉन्फ्रेंस पर, लेकिन वो आए नहीं। जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे 79 के बाद शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जिहाद शुरू हुआ, फिर इंतहा पसंदी, और फिर जनरल ज़िया उल हक साहब उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज की जो काविशें शुरू की, उससे बहुत सी ऐसी जेतें फूटी जिसमें अब पोलियो के कतरे पिलाना भी अजाब बन गया हमारे लिए। तो ये इस चीज़ को सारी को रिवर्स करने के लिए हमें बहुत सी कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर हम तारीखी तौर पे देखें तो इस्लाम की तारीख के हवाले से देख लें, कुरान की तालीम के हवाले से देख लें, इकरा क्या सिर्फ मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उनकी आप तालीम देखें, उनका आप कारोबार करना देखें, और ख़वातीन और इस्लामी तारीख पूरी भरी पड़ी है। और पहली मुस्लिम खातून ने पहले यूनिवर्सिटी कायम की थी, फातिमा अल फहरिया, जहाँ इब्ने खुल्दून जहाँ से निकला उस यूनिवर्सिटी से, और औरतों की तालीम उस वक्त 1000 साल पहले 856 या उसमें मोरक्को में उन्होंने कायम की थी। तो ये एक बहुत बड़ी तारीख हमारी मौजूद है। समहाउ हम और तरफ चले गए उसमें, बिल्कुल ही उस हवाले से। मैं क्योंकि 70s में हम तालीम हासिल कर रहे थे, मेरी बहनें थीं, हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, कोई इशू ही नहीं था, यानी ये सोच होती नहीं थी कि बच्ची ने नहीं पढ़ना, ये तो कोई सोच ही नहीं थी। ये अब बाद में आके ये सारी चीज़ें फिर हुई कि जी बच्ची को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, भेजना है नहीं भेजना, किस स्कूल में जाएगी, किस कॉलेज में जाएगी, लड़कों के जो है मखलूत तालीम में होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद में आके ये डिस्कस होनी शुरू हुई, और बहुत सीरियस इशू बन गया हमारे यहाँ एक इंतहा पसंदी के साथ साथ ये। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम निकल रहे हैं उससे, ये सारी काविशें जितनी भी हो रही हैं उससे हम निकल रहे हैं, हम उम्मीद है बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन दो एस्पेक्ट बड़े इसमें इंटरेस्टिंग है और बड़े अहम है मेरे हवाले से। एक ये है कि जो हमारे यहाँ तालीम अगर हासिल भी की जाती है, बड़ी वालिदैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बच्चियाँ बन रही हैं, उनमें से जो डॉक्टर्स में पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी रेशो है जो प्रैक्टिस नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मेरिट पे आपने आना होता है, उसमें इंजीनियरिंग में, उसमें सारा यूनिवर्सिटी में मेरिट पे दाखिले होते हैं, तो बहुत से लड़कों का मेरिट मारा जाता है क्योंकि लड़कियां ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देती हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर लेती हैं, क्वालिफाई जल्दी कर जाती हैं। तो वो जब 5 साल पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती तो वो एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए सेटबैक आता है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वॉटेवर। लेकिन उसमें भी एक अच्छी बात जो अभी ये नज़र आ रही है कि जो माशी प्रेशर है वो जैसे जैसे बिल्ड हो रहे हैं, उससे अब ये रुझान ये भी बढ़ रहा है कि बच्चियां काम करें, फिर वर्क फ्रॉम होम वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया है, उससे और ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई है, बच्चियां बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मैं आज एक पंप से पेट्रोल डलवाया मैंने, और मुझे इतनी खुशी हुई, वहाँ तकरीबन आधी लड़कियाँ थी और आधे लड़के थे जो वहाँ पे जो काम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये चीज़ें अब बढ़ रही हैं, रोल बढ़ रहा है, अवेयरनेस है, लोगों को रियलाइजेशन भी है, और ऊपर से माशी प्रेशर्स अगरचे को अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक उसका पॉजिटिव ये है कि जो आपकी आधी आबादी है उसको आप घर में ताला लगा के नहीं अब बिठा सकते, उनको काम करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तरबियत के हवाले से। नो डाउट माँ से बेहतर जो है वो कोई शख्स हो ही नहीं सकता दुनिया में कि आपकी जो बुनियादी तरबियत है, तालीम है, इखलाकियात है, उसके हवाले से आपको बेहतर ट्रेन कर सके।